मैं बात करने जा रही हूँ उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हेल्दी और शाइनी हेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। और वैसे भी आप अगर अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, शाइनी रखना चाहते हैं, तो इस तरह के फूड आइटम आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने जा रही हूँ हेयर फॉल गोज़ के बारे में। हेयर फॉल गोज़ ये सिर्फ एक टर्म नहीं है। आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऐसा माना जाता है कि 50 से 100 बाल आपके अगर रोज़ झड़ते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऐसा हम सभी का झड़ता है, लेकिन इसकी जगह नए बाल भी आते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इसकी जगह नए बाल ना आए या फिर इससे ज़्यादा बाल आपके झड़ रहे हो। अब हम अपने बालों को काउंट तो नहीं कर सकते हैं, पर आप अगर रेगुलरली देखते हैं कि जहाँ आप हेयर वॉश कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स है, आपके कोम में बहुत सारे हेयर्स है, आप जहाँ सोते हैं या जो आप टॉवल यूज़ करते हैं उन पे अगर बहुत सारे हेयर्स हैं। इसके अलावा आप अगर अपने सर पे देखते हैं कि थोड़े बहुत पैचेस आ रहे हैं, एक तरह की बाल्डनेस अगर हो रही है, तो इसका मतलब आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है और आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जानते हैं हेयर फॉल के कारण के बारे में, क्योंकि हम अगर हेयर फॉल के कारण को समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन अपने आप ही मिल जाएगा। सबसे पहला कारण जो हम सभी जानते हैं कि हम अगर बालों पे बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी एक हेयर फॉल का कारण है। तो अगर आप भी बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एक बार सावधान हो जाइए, ये एक हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सेकेंड, हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्पेशली आयरन। अगर आपकी डाइट में आयरन बहुत कम है या आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा हम में से बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, फैट डाइट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो ये बहुत नुकसान दे सकता है, ये ब्लड प्रेशर का कारण है, कोलेस्ट्रॉल का कारण है। तो वेट कम करने के लिए हम लोग बहुत बहुत तरह की डाइट करते हैं, रेस्ट्रिक्टिव डाइट करते हैं, फैट डाइट करते हैं। इस डाइट का एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो सकती है। आप अपनी डाइट से कैलोरीज कम कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं, लेकिन जहां आप इन सभी चीज़ों को कम करते हैं साथ साथ आप बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी अपनी डाइट में लेना कम कर देते हैं। थर्ड, अगर आपकी किसी तरह की कोई केमिकल थेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो इसमें भी आपके एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकते हैं। अगर जस्ट आपकी कोई सर्जरी हुई है या आपको बहुत हाई फीवर जैसे टाइफाइड हुआ है, तो इस तरह के केस में भी आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं। फोर्थ है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपका थायराइड हार्मोन सही नहीं है, अगर आपको हाइपोथायराइड है, ऐसे में भी आपके एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकते हैं। बहुत सी लेडीज़ को जनरली प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल की शिकायत होती है, तो ऐसे में भी हो सकता है क्योंकि इस समय भी बहुत सारे हार्मोन्स आपके फ्लक्चुएट करते हैं। और साथ ही साथ मीनोपॉज के बाद भी बहुत सी फीमेल को हेयर फॉल की शिकायत होती है क्योंकि ऐसे में भी आपके शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस तरह के फीमेल हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है। फिफ्थ बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है,
अगर आप अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, यानी बिना किसी कारण के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ऐसे में ओवरडोज के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, यूरिक एसिड की मेडिसिन ले रहे हैं, तो इससे भी हेयर फॉल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये वो 5 कारण हैं जिसके कारण हमें एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा एक कारण और है, लेकिन हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ ऐड नहीं किया, वो है जीन्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, एलोपेशिया है, बाल्डनेस है, तो ऐसे में भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरह से हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको कारण बताए हैं, उसी तरह से मैं आपको ट्रीटमेंट भी वन बाय वन मैं बताती जाऊंगी। जैसे पहला कारण बताया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में ले रहे हैं या हीट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये एक हेयर फॉल का कारण होता है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो इसे आज के आज ही आप बंद कर दीजिए या एटलीस्ट कम कर दीजिए, तभी आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकेंगे। सेकेंड हेयर फॉल का एक कारण था, वो था डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं या आप अगर किसी भी तरह की डाइट करना चाहते हैं, तो आप एक डाइटिशियन से बात कीजिए, आप एक एक्सपर्ट से बात कीजिए, ताकि वो आपको बैलेंस डाइट ही प्रोवाइड करे, जिससे आपका वेट भी कम हो जाएगा और आपके शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई फैट डाइट, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो ना करें, और जब भी डाइट करें आप किसी डाइटिशियन से या किसी एक्सपर्ट से बात करके ही डाइट करें। फोर्थ हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण था हार्मोन इम्बैलेंस। थायराइड हार्मोन और सॉल्ट का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। हम में से बहुत सारे लोग आज की डेट में सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लोग ही नहीं, मतलब ये मिथ तो इतना फैला हुआ है कि हर 2 में से 1 आदमी ऐसा ही कर रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोग तो यह बात लोगों को समझाते हैं कि हमें सफ़ेद नमक कभी नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा सीधा नमक खाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। सफ़ेद नमक में आयोडीन होता है और हम सभी जानते हैं कि आयोडीन हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कि आपको सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद करके सेंधा नमक इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसे में आयोडीन के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। आयोडीन कम होने के कारण हम में से बहुत सारे लोगों को आज की डेट में थायराइड हो रहा है, और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज़ करें। सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है, इसीलिए ये आपको नुकसान दे सकता है। तो ज़रूरी है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज़ करें। अगर आप ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं, तो आप हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, आप एक डाइटिशियन से बात करके ही डाइट लीजिए, और आप नमक कम खाइए। कम खाइए वो बेटर है, दोनों सॉल्ट आप लीजिए वो बेटर है, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद नमक को बंद करके आप जहाँ सेंधा नमक लेना शुरू करते हैं, तो इससे आपके शरीर में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो कि थायराइड का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या पता आपको भी हाइपोथायराइड सिर्फ इसलिए हुआ हो क्योंकि आप सफ़ेद नमक बंद करके सेंधा नमक यूज़ कर रहे थे। तो एक बार आप सॉल्ट ज़रूर चेक कीजिए। हार्मोन इम्बैलेंस का एक कारण और होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करना। बहुत सी फीमेल्स यूज़ करती है। इनफैक्ट पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी हम लोग कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पीरियड्स टाइम पे आ सके। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ये भी एक हेयर फॉल का कारण है। अगर आपको पीसीओएस है, तो इसमें भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लेके अपनी डाइट सही करके आप इसे ठीक कर सकते हैं, आप रिकवर कर सकते हैं। पीसीओएस में क्या होता है, आपके अंदर मेल हार्मोन्स हाई हो जाते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, शरीर में इन्फ्लामेशन होती है, और इसीलिए आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम डाइट से आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डाइट से अपनी इन्फ्लामेशन कम कर देते हैं, तो वैसे ही आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो
बढ़ जाएगी तो आपको इसके लिए भी मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पीसीओएस है, क्योंकि वैसे भी मेडिसिन से ठीक तो हो नहीं रही है, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार डाइट फॉलो करके देखिए, पीसीओएस को डाइट से मैनेज करके देखिए। आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सही हो जाएगी और आपको अननेसेसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं लेने होंगे। प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स को हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है जिसके कारण हेयर फॉल होंगे, लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी होगा। जैसे ही आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आप दोबारा देखेंगे कि आपके हेयर फॉल कम हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि शुरू के 4, 5, 6 महीने हमारे शरीर को बैलेंस होने में लग जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका हेयर फॉल कम हो गया है। लेकिन बहुत सी फीमेल को मीनोपॉज के बाद हेयर फॉल होता है। मीनोपॉज के बाद जो हेयर फॉल होता है ये टेम्पररी तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है आपके शरीर में कम होते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बाद में ये हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो मीनोपॉज के बाद जो हेयर फॉल आपका होता है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होने के कारण होता है। ऐसे में भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस तरह की डाइट लें जिसमें आपका एस्ट्रोजन हो, फाइटोएस्ट्रोजन हो। बहुत सारे प्लांट फूड ऐसे होते हैं जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं, जैसे सोया, वो एक एस्ट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से अगर आपको मेनोपॉज के बाद हेयर फॉल हो रहा है तो मैं ज़रूर आपको यह बात मैं कहूँगी कि आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय अगर एक बार आपका हेयर फॉल हो गया तो इसे बाद में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको मेनोपॉज के बाद हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसके लिए फाइटोएस्ट्रोजन लीजिए और आप किसी डाइटिशियन से बात कर सकते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। लास्ट में मैं बात करने जा रही हूँ उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हेल्दी और शाइनी हेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। और वैसे भी आप अगर अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, शाइनी रखना चाहते हैं, तो इस तरह के फूड आइटम आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। सबसे पहला नाम आता है विटामिन B1, जिसे हम कहते हैं थायमीन। थायमीन भी आपके हेल्दी हेयर को सपोर्ट करता है। सेकंड है B2, जिसे हम कहते हैं रिबोफ्लेविन। ये भी हेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्दी हेयर के लिए आपकी डाइट में राइबोफ्लेविन ज़रूर होना चाहिए। थर्ड है बायोटीन। बायोटीन तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि मार्केट में बायोटीन के नाम से बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो है सल्फर। सल्फर भी हेयर फॉल कंट्रोल करने में, इनफैक्ट वो हेयर स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप डाइट में इस तरह के फूड आइटम लेते हैं जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपके भी हेल्दी हेयर होंगे, शाइनी हेयर होंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर्स होंगे। अब मैं बात करने जा रही हूँ हेयर फॉल गोज के बारे में। हेयर फॉल गोज एक फॉर्मूला है जिससे आप हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है उन 4 फूड आइटम का जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी। जी, जी मतलब गार्लिक। गार्लिक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फ़र पाया जाता है और सल्फ़र प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए सल्फ़र रिच फूड के लिए आप गार्लिक ज़रूर लीजिए। आप गार्लिक चटनी में आप गार्लिक चटनी में ले सकते हैं, सुबह उठ के आप खाली पेट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपनी डाइट में गार्लिक लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। गार्लिक लेने के लिए ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि आप उसे मतलब वैसे निगलिए मत, आप जब भी लेते हैं उसे चॉप्ड फॉर्म में लीजिए। और अगर आप रॉ नहीं खा सकते हैं या आप सब्जियों में ही गार्लिक ऐड करते हैं, तो एंड में जब आपकी सब्जी बन जाती है उसके बाद आप उसके ऊपर से थोड़े चॉप्ड गार्लिक आप ऐड कर सकते हैं। गार्लिक सल्फर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसे हमेशा चॉप्ड फॉर्म में ही लेना चाहिए।
और गार्लिक के सप्लीमेंट्स नहीं। गार्लिक सप्लीमेंट्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं है जितना रॉ गार्लिक आपके लिए इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए प्रॉपर रॉ गार्लिक लीजिए इन प्लेस ऑफ कि आप गार्लिक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ओ, सेकंड गोज में आता है ओ। ओ मतलब ओट्स। ओट्स में राइबोफ्लेविन बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, यानी विटामिन B2। तो इसके लिए आप ओट्स ज़रूर लीजिए। ओट्स आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ओट्स का आटा आप अपने नॉर्मल आटे में ऐड करके ले सकते हैं। इनफैक्ट आप सूप को भी थिक करने के लिए उसमें भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने डाइट में ओट्स ज़रूर लीजिए। थर्ड आता है ई, मतलब एग्स। एग्स में बायोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट एग्स ही बायोटीन का रिचेस्ट सोर्स है। तो आप अगर अपनी डाइट में रोज़ एग्स लेते हैं, रोज़ 1 एग लेते हैं, और यहाँ मैं होल एग की बात कर रही हूँ, एग वाइट की नहीं। हम में से बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सिर्फ एग वाइट लेते हैं और उसका येलो पार्ट जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप एक ही अंडा खाइए लेकिन होल एग्स खाइए, एटलीस्ट आपकी बायोटिन की रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाएगी। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो 1 होल एग बिल्कुल इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो आप 1 होल एग ले सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 1 होल एग ले, ना कि एग वाइट ले। लास्ट लेटर है एस, यानी सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन B2 एंड बायोटीन दोनों ही सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। तो आप इसे एज ए स्नैक्स यूज़ कीजिए। आप सनफ्लावर सीड को हल्का रोस्ट करके उससे अपने नट्स के साथ मिक्स करके रख लीजिए, और इस तरह से आप अपनी डाइट में सनफ्लावर सीड्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि गोस एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। गार्लिक, ओट्स, एग्स एंड सनफ्लावर सीड्स, तो इन चारों को अपनी डाइट में ज़रूर आप लीजिए। और साथ ही साथ जो मैंने और बातें बताई है, जैसे इसके अलावा अगर आपको कोई और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसे मीट कीजिए। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप अपना प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ाइए। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसे आप बैलेंस कीजिए। अगर आप अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसे लेना आज ही बंद कर दीजिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी के कारण भी आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो इसे भी लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम है जिसे आप डाइट से बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपके कोई सजेशन है कि मैं किस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।